हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एकदम फ्रेश चैप्टर है जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है, इससे पहले आप सबने ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा भी है। जब हमने फोर्स डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस कौन से होते हैं, तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि एक नॉन कॉन्टैक्ट टाइप की फोर्स होती है जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेंगे हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में, ये क्या क्या समझने की कोशिश करेंगे। तो हम जान लेते हैं पहला पॉइंट, हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों हमारे यूनिवर्स में जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के आसपास रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरा, क्यों अर्थ पे टाइड्स आते हैं। ठीक है, थर्ड, क्यों जो मून है वो अर्थ के अराउंड रोटेट करता है और जो अर्थ है वो सन के अराउंड रोटेट करता है। ऐसे कुछ चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। और लास्ट चीज जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि हम अर्थ पे किस तरीके से बने हुए हैं, यानी कि टिके हुए हैं। तो इन सब का जो रीजन है क्या, ग्रेविटेशन। तो ये सब चीजें हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो देखते हैं क्या क्या हम इस चैप्टर को स्टार्ट करके देखते हैं कि कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। चलिए पहले बात करते हैं कि ग्रेविटेशन आया कहाँ से। तो भाई ग्रेविटेशन कहीं से आया नहीं, हम आए। ठीक है, हम इस अर्थ पर आए। ग्रेविटेशन तो एक नेचुरल फिनोमेना है जो पहले से यहाँ पर प्रेजेंट था और उसको डिस्कवर किया किसने, सर आइजैक न्यूटन ने। किसने डिस्कवर किया, सर आइजैक न्यूटन ने। और सब आप सभी ने ये कहानी पढ़ी हुई है कि किस तरीके से सर आइजैक न्यूटन ने इसको डिस्कवर किया। हम देख भी लेते हैं एक बार स्टोरी को कि जो सर आइजैक न्यूटन थे, एक दिन किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। यहाँ पर बैठे हुए आराम से। ठीक है, तो सर आइजैक न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और अचानक से क्या हुआ, एक एप्पल ऊपर से टूट के उनके सर पर गिर गया। एक एप्पल टूटकर उनके सर के ऊपर गिर गया। ठीक है, अब जो सर आइजैक न्यूटन थे वो इस सोच में पड़ गए कि एप्पल जो है मेरे सर पर क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया, या ये साइड में क्यों नहीं गया, ये नीचे ही क्यों गिरा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सर आइजैक न्यूटन से पहले किसी ने इस चीज के बारे में सोचा नहीं था। ठीक है, पर क्योंकि ये साइंटिस्ट आदमी थे, जीनियस आदमी थे, इनके पास उस चीज की नॉलेज थी कि किस तरीके से हम उसको डिवाइस कर सकते हैं, तो इन्होंने इसके पीछे फोकस किया। ठीक है, आपके ऊपर ही बहुत सारी बार सामान गिरते पर आपने ध्यान नहीं दिया, क्यों, क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं होता है पढ़ने में। ठीक है, तो सर आइजैक न्यूटन का ध्यान था उस तरफ। ठीक है, और जब उन्होंने ये फाइंड किया, जब उनके ऊपर गिरा था, तो जो उनकी एज थी वो कितनी थी, 23 ईयर्स थी। ठीक है, और फिर काफी साल लगे उनको ये चीज डिस्कवर करने में कि ग्रेविटेशन नाम की कोई चीज होती है जिसकी वजह से हर एक ऑब्जेक्ट कहाँ पर गिरता है, अर्थ पे गिरता है। यानी कि हमने कुछ उछाला तो एक चौक वापस कहाँ आ गई, मेरे हाथ पे आ गई। अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉप कर रहा हूँ तो वापस कहाँ आ गई, मेरे हाथ पे आ गई। ठीक है, देखिए इसको यहाँ से ड्रॉप किया, कहाँ आ गई, मेरे हाथ पे आ गई। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो अर्थ है ऐसा हमारा अर्थ है कुछ। ठीक है, अर्थ है और अर्थ के आसपास यहाँ पर मून होगा, मून। ठीक है, और यहाँ पर हम छोटे छोटे से उधर भाग रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात, ये जो अर्थ है वो हम सबको अट्रैक्टिव करके रखे हैं, हमको चिपका के रखा हुआ है। कहाँ से, अर्थ के एटमॉस्फेयर के थ्रू। ठीक है, तो ये सब चीजें हम देखेंगे अभी इस चैप्टर ग्रेविटेशन में। चलिए तो देखते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशन चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से जो हमारे आसपास की चीजें हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ठीक है, और किस तरीके से हम इस अर्थ पे चिपके हुए हैं। चलिए तो हम देखते हैं। ठीक है, इसके लिए जो न्यूटन थे, उन्होंने एक लॉ दिया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या दिया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो ये लॉ बोलता है, क्या बोलता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ
attraction, the force of attraction between any two particles, between any two particles having mass, the force of attraction between any two particles having mass is directly proportional, is directly proportional to the product of masses of the particle and inversely proportional to the square of the distance between those two particles. ठीक है, तो ये है हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ये क्या बोलता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स हैविंग मास, the force of attraction between any two particles having mass is directly proportional to the product of masses and the square of the distance between those two particles. ठीक है, अब ये तो था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अब इसको हम मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअली में होता क्या है. चलिए, इसको मैथमेटिकली समझते हैं और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है उस चीज को भी समझते हैं. तो यहाँ पर देखते हैं मैथमेटिकली. मैथमेटिकली चीज का मतलब क्या है? ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन ने क्या बोला कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हो जिनका मास हम मान लेते हैं m1 और m2. क्या मान लेते हैं? m1 और m2 दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मास m1 और m2 है. ठीक है, उनके बीच के सेंटर का डिस्टेंस मान लीजिए r है. उनके बीच के सेंटर का डिस्टेंस कितना है? r है. तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि जो ये दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, ये ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे वो इस तरीके से होगा कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि m1 इनटू m2 के बराबर. ये पहली बात बोली उसने. दूसरी बात क्या बोली कि जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. ठीक है, तो दो चीजें जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने बोली है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बोली गई वो ये थी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दोस पार्टिकल्स. ठीक है, ये दूसरा समझ में आ गया. अब सर ये फोर्सेस कहाँ लगेंगी? तो हम अगर यहाँ पे देखें तो जो फोर्सेस होती हैं वो इस तरीके से लगती है कि अगर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर को मिला दूँ, इन दोनों के सेंटर में, यानी कि इसके सेंटर से इसके सेंटर को अगर एक लाइन से मैच कर दिया जाए, ठीक है, तो जो फोर्स होगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी. फोर्स कुछ इस तरीके से लगेगी और वो अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग दी सेंटर्स ऑफ दी सर्कल होगी, यानी कि सर्कल्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके अलोंग ये फोर्स लगेगी. ये फोर्स. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं डेरिवेशन में. ठीक है, आप क्या करेंगे? हम कंबाइन कर देते हैं दोनों इक्वेशन को. यहाँ पे लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ
ठीक है, तो ये जो हमने लिखा है यहाँ पे किसके है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। चलिए अब आगे हम कर रहे हैं कंबाइनिंग, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशंस, ठीक है, तो एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, तो प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1 into m2 अपॉन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये है हमारे पास क्या, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको तो हटाना पड़ेगा, तो चलिए प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा कर देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऑन रिमूविंग proportionality sign, proportionality और प्रोपोर्शनलिटी को हम देखेंगे कि जब हम क्या प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमें जो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ कांस्टेंट लगा रहे हैं क्या, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो g लगाया है हमने, ये जो g लगाया है इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या फिर इसको एक और टर्म से बोला जाता है, वो है क्या, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि किस तरीके से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वर्क करता है। ठीक है, अभी कुछ और चीजें इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि एक्चुअली में हमने यहाँ पर करा क्या, ये एक्चुअली इसमें होता क्या है। तो हम अगर देखें, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने बोला है कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, सॉरी जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो ये बोलता है कि जो फोर्स लगेगी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जो फोर्स लगेगी इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में वो इस तरीके से होगी कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्रोडक्ट ऑफ दी मासेस, चाहे तो ऑब्जेक्ट बड़ा हो छोटा हो। ठीक है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट बड़ा है, ये छोटा है, या ये छोटा है वो बड़ा है, या दोनों छोटे हैं दोनों बड़े हैं। ठीक है, तो उससे उसको कोई मतलब नहीं, उसको मतलब है सिर्फ किससे, मास से। ठीक है, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस के प्रोडक्ट के बराबर होगी क्या, फोर्स। सेकंड चीज, जो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर, जो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर, यानी कि ऑब्जेक्ट है इसका सेंटर होगा, या अगर ये स्क्वायर है तो उसका भी एक सेंटर पार्ट होगा। ठीक है, ट्राइंगल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, रफ सरफेस है तो उसका सेंटर होगा। ठीक है, उस सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसके स्क्वायर के बराबर, उसके स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये सेकंड बात हो गई। अब हमने बात करी कि सर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, तो हमने देखा था कि जो फोर्स है वो उस डायरेक्शन में लगेगी जिस डायरेक्शन में इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो लाइन ज्वाइन हो रही है, यानी कि अगर इन दोनों के सेंटर्स की अगर हम लाइन ज्वाइन कर दें, दो ऑब्जेक्ट को लिए और उनके सेंटर से हम क्या कर दें, लाइन ज्वाइन कर दें। यानी कि अगर मैं दो ऑब्जेक्ट्स ले रहा हूँ, ठीक है, इनका सेंटर यहाँ पर कहीं पर होगा। ठीक है, अब इनके सेंटर से मैं क्या कर दूँ, लाइन ज्वाइन कर दूँ, तो जो फोर्स होगी वो इस लाइन पर एक्ट करेगी, वो इस लाइन पर एक्ट करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने देखा जो फोर्स एक्ट कर रही है कैसे एक्ट कर रही है, अलॉन्ग दी लाइन जॉइनिंग दी फोर्स। अभी जो फोर्सेज है स्टूडेंट, ये तो फोर्सेज है, अगर इसको मैं नाम दे दिया जाए ऑब्जेक्ट 1 और इसको नाम दे दूं ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, तो इस फोर्स को हम बोलेंगे F12, F12, इसको बोलेंगे F21। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फोर्स ऑन वन, यानी कि अगर मैं लिख रहा हूँ F1 यानी कि इसका मतलब है फोर्स ऑन वन, फोर्स ऑन द फर्स्ट वन ड्यू टू सेकेंड। ठीक है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड। और F21 का क्या है, फोर्स ऑन टू, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 2 ड्यू टू 1। ठीक है, ये दोनों जो फोर्सेज होंगी स्टूडेंट्स वो कैसी होंगी, एक्शन रिएक्शन पेयर होंगी, एक्शन रिएक्शन पेयर। यानी ये ऑब्जेक्ट जब इस ऑब्जेक्ट को अपने पास खींचेगा तो ये ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसको एक बार मैं रब कर देता हूँ। और जो जी हमने निकाला है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसकी एक वैल्यू है, उसको हम डिराइव करते हैं, उसकी क्या डेफिनेशन है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। एक चीज जो मैं स्टूडेंट्स आपको बताना भूल गया था वो ये है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है, ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है, इसका जो नेचर है वो हमेशा अट्रैक्टिव है, यानी कि हमेशा क्या करता है, एक दूसरी चीज को अट्रैक्ट करता है, यानी कि ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं तो इस टाइप की फोर्स है, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जो ग्रेविटेशन है किस टाइप की फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। किस टाइप की फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और ये कहाँ पर लगती है, उस ऑब्जेक्ट पे लगती है, उस ऑब्जेक्ट पे लगती है जिसके पास क्या है, मास है, यानी कि उस पार्टिकल पे लगेगी, उस ऑब्जेक्ट पे लगेगी या उस थिंग पर लगेगी जिसके पास क्या है, मास है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो मास है उसके पास ये प्रॉपर्टी है, सेल्फ की प्रॉपर्टी की, वो क्या करता है, दूसरा ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था कि दो ऑब्जेक्ट्स लिए, ठीक है, इन पे जो लगने वाली फोर्सेज होंगी, इन पे जो लगने वाली फोर्सेज होंगी वो कैसी होंगी, इक्वल एंड अपोजिट होंगी। कैसे होगी, इक्वल एंड अपोजिट, यानी कि जिस फोर्स से ये ऑब्जेक्ट उसको अपनी तरफ खींचेगा, ये ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट जिस फोर्स से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसी फोर्स से ये ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं। तो मैंने अभी जब से बोला कि ये जो फोर्सेस, जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो कैसे वर्क करती है, एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट्स की, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एक बार ढंग से रहेगा, ठीक है, इसकी फोर्स यहाँ पर लगी, इसकी फोर्स यहाँ लगी, इसको हमने नाम दिया F12, ये ऑब्जेक्ट 1 था, ये ऑब्जेक्ट 2 था, इस पे जो फोर्स लगी वो F21, और ये जो फोर्स होगी वो कहाँ की, अलॉन्ग दी लाइन जॉइनिंग दी सेंटर। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ तो फोर्स विल एक्ट along the line joining the centers of the object, यानी कि सेंटर के जो ऑब्जेक्ट के सेंटर से उसके अलॉन्ग दी फोर्स एक्ट करेगी। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये जो फोर्सेज हैं, ये जो फोर्सेज है F12, ये हमेशा किसके बराबर होगा, F21 के होगा। ये हमेशा ट्रू है, हमेशा ट्रू है। अगर हम ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं तो ये ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। यानी कि हम इस यूनिवर्स के बाहर चले जाएं, ठीक है, हमारे प्लेनेट से बाहर चले, अर्थ पे चले जाएं, मार्स पे चले जाएं, वीनस, किसी भी प्लेनेट पे चले जाएं या किसी और जगह भी चले जाएं आप इस यूनिवर्स में, वहां पर हर जगह क्या ये बात हमेशा ट्रू रहेगी, हमेशा ट्रू रहेगी। ठीक है, जो एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि जो दोनों फोर्सेज है वो कहाँ पर इक्वल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है। और अगर हम इनके डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल, ठीक है, पर अगर हम इनके डायरेक्शन की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, इसकी डायरेक्शन की बात करें, तो जो इनका डायरेक्शन होगा वो हमेशा कैसा होगा, अपोजिट होगा, हमेशा अपोजिट होगा। इसलिए जब हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं। वो क्या डिनोट करते हैं कि जो F12 है तो वो F21 के बराबर तो है, ठीक है, पर जो इनका डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट। यानी कि अगर एक ईस्ट में लग रहा है तो एक वेस्ट में लगेगा, अगर एक अप लग रहा है तो एक डाउन लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सारी चौकों को आगे लेना है। चलो तो हम जी की बात कर रहे थे, जी की वैल्यू निकाल के देखते हैं। बात कर रहे हैं हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट, अभी हम स्मॉल कैपिटल जी के बारे में पढ़ रहे हैं, हम इसके बाद एक स्मॉल जी के बारे में पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी।
और वो जो ग्रेविटी है वो ड्यू टू अर्थ है। और ये जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलिए इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं भाई जी की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो देखिए जी की वैल्यू हम जानते हैं कि जो एफ है वो किसके बराबर है, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के बराबर। अब अगर हम मान लें इफ m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू, हम इसको 1 यूनिट ले लें और जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस को भी क्या ले लें, 1 ले लें, तो हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि जो f है वो किसके बराबर हो जाएगा, g के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, g के बराबर। ठीक है, तो हम मैथमेटिकली बोल सकते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स जिनका मास क्या है, यूनिट मास है, और उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, 1 यूनिट है, तो उस पर लगने वाली जो फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के बराबर होगी। ठीक है, तो हम यहाँ से डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। डेफिनेशन की अगर बात करें, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, it is the force of attraction with which, it is the force of attraction between two objects of unit mass separated by a unit distance। ठीक है स्टूडेंट, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या है, वो एक ऐसी फोर्स है जो किसके बीच में लग रही है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जिनका मास क्या है, यूनिट है, और उनके बीच की डिस्टेंस भी क्या है, यूनिट है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किसके बराबर हो जाता है, जो फोर्स है उसके बराबर। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम यूनिट की बात करें तो पहले ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं, ऐसा यूनिट की बात करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसा लिखा जा सकता है, हम लिखा जा सकता है, अगर इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ उसको कर लिया तो आप देखिएगा z इक्वल्स टू f r स्क्वायर अपॉन m1 m2। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि जो फोर्स की यूनिट है वो कितनी है, न्यूटन। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो किसमें मेजर करते हैं, मीटर में, और उसका भी स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। यहाँ पर मासेज है, मास को किसमें मेजर करते हैं, केजी में, और ये प्रोडक्ट है, ये हो जाएगा केजी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गई हमारे पास यूनिट एसआई में। अगर हम इसकी सीजीएस में बात करें, ठीक है, तो सीजीएस में क्या हो जाएगा, जो फोर्स है उसको हम लिखते हैं डायन। ठीक है, जो डिस्टेंस होती है उसको हम लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो मास है उसको हम लिखते हैं ग्राम स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जी की वैल्यू होगी सीजीएस में, और ये जी की वैल्यू होगी किसमें, एसआई यूनिट में। एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गया था वो ये था कि ये जो जी की वैल्यू है, ये जो जी की वैल्यू है, इसकी वैल्यू जबकि हमने बोला है कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। और इसकी अगर वैल्यू की बात करें तो मैं इसको मैं थोड़ा इरेज करके स्पेस बना लेता हूँ। इसकी वैल्यू है, जी की वैल्यू जो है, अगर जी की वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 6.67 या 657। ठीक है, 67 इंटू 10 की पावर -11, और यूनिट अभी हमने निकाली न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू है जी की, ये पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहती है। चाहे तो आप इसको याद कर सकते हैं, वरना मैक्सिमम टाइम ये आपके क्वेश्चन में गिवन होगी कि जी की वैल्यू आपको कितनी लेनी है। ठीक है, इसके बाद जो स्टूडेंट्स हम जो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे उसमें हम एक बार देखेंगे वापस से कि ग्रेविटेशन कैसे वर्क करता है। ये तो थी बेसिक डेफिनेशन की, भाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है और क्यों हर चीज अगर हम उछाल रहे हैं तो अर्थ के पास आ रही है। क्यों? क्योंकि अर्थ क्या करता है, अर्थ एक ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है, वो फोर्स कैसी है, अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, उसकी वजह से हम किसी भी चीज को अर्थ से बाहर फेंकने की कोशिश करें, अर्थ क्या करता है, उसको अपने पास ले आता है। उसी की वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो अर्थ के आसपास रहता है। अगर हमारे अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स ना हो तो हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो
गायब हो जाएगा, दूर चला जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो ग्रेविटेशन है, इसी की वजह से क्या है, अर्थ पे लाइफ पॉसिबल हो पाई है, ठीक है। अब ऐसा मत बोलना कि दूसरे प्लैनेट्स पे क्यों नहीं है, ठीक है। तो उसका और भी रीजन है कि अर्थ पे वाटर है, ठीक है। और ये जो एटमॉस्फेयर है वो इस तरीके का है कि हमें सांस लेने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर कोई और डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। थैंक यू।